सुनिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्लास्टिड क्या होता है और प्लास्टिड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इसमें हम लोग दो प्लास्टिड्स का डिस्कशन किए थे। एक जो कलरलेस था उसको नाम दिया गया था ल्यूकोप्लास्ट, और वो फूड स्टोरेज का काम करता है, और खास करके पौधों को उन हिस्सों में देखने को मिलता है जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है, मतलब गैर हरा भाग, या फिर जो अंडरग्राउंड या भूमिगत पार्ट होता है उसमें देखने को मिलता है। और फूड स्टोरेज के आधार पे उसको तीन ग्रुप में बांट दिया गया था, जिसमें पहला था अगर स्टार्च को स्टोर करेगा तो एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन को स्टोर करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट, और फैट या ऑयल को स्टोर करेगा तो इलायोप्लास्ट। दूसरा जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में डिस्कशन किए थे क्रोमोप्लास्ट, जो कि कैसा होता है, कलर्ड प्लास्टिक होता है, यानी रंगीन लवक होता है। और इसमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। कैरोटीनॉइड्स में दो ग्रुप हम लोग पढ़े थे, एक हम लोग पढ़े थे कैरोटीन और दूसरा पढ़े थे जैंथोफिल। तो जो ये कैरोटीनॉइड्स है वो रेड, ऑरेंज और येलो कलर देने का काम करता है, पौधे के लगभग हर हिस्से में देखने को मिलता है। कैरोटीन जो था उसमें हम लोग ये सीखे थे कि ये तीन तरह का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, कैरोट, और वो प्रीकर्सर होता है विटामिन ए के निर्माण के लिए। वहीं दूसरा हम लोग सीखे थे जिसका नाम दिए थे जैंथोफिल, जो सामान्यतः येलो कलर का होता है, और उसी के आगे एग्जाम्पल पढ़े थे फ्यूकोजैंथिन, जो ब्राउन एल्गी को ब्राउन कलर देने का काम करता है। इसके अलावा जो कैरोटीनॉइड्स के बारे में हम लोग सीखे थे कि वो फैट सोलुबल यानी वसा में घुलनशील होता है, इसलिए उसको हम लोग लाइपो, ठीक है ना, क्रोम के नाम से भी जानते हैं। दूसरी तरफ हम लोग ने ये देखा था फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो होता है वाटर सोलुबल होता है, और उसका तीन रूप था, एक फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन। अब हम लोग को डिस्कस करना है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि ग्रीन प्लास्टिड होता है, और इसके ग्रीन होने के पीछे रीजन क्या है, क्लोरोफिल। इसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट मौजूद है जिसका नाम है क्लोरोफिल, हिंदी में या आम बोलचाल की भाषा में पर्णहरित भी इसे कहा जाता है। तो जो क्लोरोफिल है उसके कारण इसका कलर कैसा है, क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन है, इसलिए इसको ग्रीन प्लास्टिड के कैटेगरी में रखा गया है, और पौधे के ग्रीन हिस्से में ये देखने को मिलता है। और शुरू से आप एक पढ़ते आ रहे हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, भाग लेता है। ऐसा क्या होता है इसके पास, उसी के बारे में समझना है। तो हम लोग ये सीखे थे कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक सेल ऑर्गेनल है, यानी दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। बाहर वाली झिल्ली को नाम दिया गया था आउटर मेम्ब्रेन, अंदर के तरफ को नाम दिया गया था इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह था, ब्लैंक स्पेस, उस खाली जगह को नाम दिया गया था पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, या उसी को नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स से भरा पड़ा रहता है, जिसको एस्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। और एस्ट्रोमा में झिल्ली नुमा छोटे छोटे सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको नाम देते हैं थैलाक्वाइड्स। और सभी थैलाक्वाइड्स जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर सज कर सिक्के जैसी क्या बना देती हैं, झुंड बना देती हैं, लाइक पाइल्स ऑफ क्वाइंस, जिसको नाम दिया गया था ग्रेनम। ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रेनम होते हैं, और ग्रेनम जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक ट्यूबुलर पट्टी से, जिसको नाम दिया गया था स्ट्रोमा लैमेली। अब ये ग्रेनम के समूह को नाम दिया गया था ग्रेना, ठीक है ना। और इसी थैलाक्वाइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में सीखना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका अपना खुद का क्या मौजूद है, डीएनए, वो भी सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। और राइबोसोम्स जो है वो कौन सा है, 70S टाइप वाला। तो इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है, जिसके वजह से क्लोरोप्लास्ट अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाने का क्षमता रखती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, यानी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा गया। तो ओवरऑल हम लोग सीखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो जो बाहर वाली बाउंड्री थी उसको नाम क्या दिया गया था, आउटर मेम्ब्रेन। जो इसके अंदर वाला मेम्ब्रेन था उसको नाम दिया गया था इनर मेम्ब्रेन, यानी आंतरिक झिल्ली। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस था उसको नाम दिया गया था पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो हिस्सा है वो भरा पड़ा है प्रोटीन के मैट्रिक्स से, जिसको नाम दिया गया था एस्ट्रोमा। इस एस्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेन से घिरी हुई एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है क्वाइंस की तरह, उसको हम लोग नाम देते हैं थैलाक्वाइड। तो एक है थैलाक्वाइड्स। अब ये थैलाक्वाइड्स स्टैक्ड वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर सज कर क्या बना देंगी, सिक्कों की तरह एक समूह बना देंगी, जिसको नाम दिया जाएगा ग्रेनम। यहाँ पे एक ग्रेनम, ऐसे ऐसे 20 से 40 ग्रेनम देखने को मिलते हैं। तो ये जो ग्रेनम है ये आपस में एक साथ क्या कहलाते हैं, ग्रेना।
यानी ग्रेना का सिंगुलर फॉर्म है क्या, ग्रेनम, और बहुत सारे ग्रेनम को एक साथ क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। और ये जो ग्रेना होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, ग्रेनम जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये ट्यूबुलर पट्टी के द्वारा कनेक्टेड होता है, जिसको नाम क्या देते हैं, एस्ट्रोमा लैमेली। इसके अलावा इसका अपना खुद का क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा इसका अपना खुद का राइबोसोम्स होता है, और राइबोसोम्स कौन सा होता है, 70S टाइप। इन सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग सीखे थे। अब एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। जब भी हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट का डिस्कशन करना हो तो पहला उसके इन्वेलप यानी बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा उसके अंदर एस्ट्रोमा के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा थाइलाकोइड्स के बारे में। 3 चीज़ का डिस्कशन करना जरूरी होता है, यानी एस्ट्रोमा के अंदर ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, इन्वेलप। तो पहला चीज, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, यानी ये दोहरी झिल्ली वाली क्या है, कोशिकांग है। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, यानी बाहरी और भीतरी झिल्ली के बीच मौजूद स्थान को पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल, ये अधिकांश पारगम्य होती है। क्यों होती है, क्योंकि बाहरी झिल्ली में पोरिन्स पाया जाता है। Whereas inner membrane is selectively permeable, तो बाहरी झिल्ली स्वतंत्र रूप से पारगम्य होती है, और जबकि आंतरिक झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। उसके बाद आ गया इनर मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा, जो किस चीज के भर मिलने से बना है, प्रोटीनियस मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन के मिलने से बना रहता है, यानी प्रोटीन युक्त पदार्थ से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमा। यानी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स को एस्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। इस एस्ट्रोमा में क्या मौजूद होता है, 70S टाइप राइबोसोम्स। प्रोटीन होता है कितना, 50 से 60%, लिपिड 25 से 30%, क्लोरोफिल 5 से 10%, कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट्स है, मिनरल्स में आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और कोबाल्ट, और एंजाइम्स किस चीज का, डार्क रिएक्शन का। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का 2 फेज होता है, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। आप पढ़े भी होंगे प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो एंजाइम्स जो होता है, मतलब स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन वाला एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि डार्क रिएक्शन में ही कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। आप पढ़े भी होंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, ऑक्रित होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो बना देता है क्या, स्टार्च, यानी कार्बोहाइड्रेट का जन्म होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से कंबाइंड होकर क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट। तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो एस्ट्रोमा में होता है, और उसको बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कहाँ मौजूद है, एस्ट्रोमा में। इसलिए पॉइंट याद रखना है कि डार्क रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस के अप्रकाशीय अभिक्रिया से संबंधित एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको एस्ट्रोमा में। जबकि दूसरा एक पार्ट होता है लाइट रिएक्शन, उस लाइट रिएक्शन का फिनोमिनन थैलाकोइड्स में होता है। वो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग सीखेंगे, तो आगे ही आपको हेल्प करेगा जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां पे। तो एस्ट्रोमा में 70S टाइप राइबोसोम्स, प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, खनिज लवण और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एस्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में। यानी एंजाइम्स, उस जो साइकिल होता है उसका नाम है केल्विन साइकिल, या उसी को क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। यानी डार्क रिएक्शन को पूरा करने के लिए या केल्विन साइकिल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है कहाँ पर, एस्ट्रोमा में। तो उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि डार्क रिएक्शन का एंजाइम या केल्विन साइकिल का एंजाइम कहाँ पाया जाता है, एस्ट्रोमा में। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के भी क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एस्ट्रोमा में 2 चीज हो गया, एक प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन को पूरा करने वाला एंजाइम, और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस को कंप्लीट करने वाला एंजाइम। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण यानी केल्विन चक्र और अप्रकाशीय अभिक्रिया के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित आवश्यक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो 2 मेम्ब्रेन हो गया, आउटर और इनर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा क्या कहलाया, एस्ट्रोमा। अब इसी एस्ट्रोमा में क्या भरा पड़ा है, थैलाकोइड्स, यानी अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स प्रेजेंट इन द एस्ट्रोमा, यानी एस्ट्रोमा में मौजूद बड़ी संख्या में संगठित चपटी झिल्लीदार थैलीनुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है,
थैलाक्वाइड्स। तो थैलाक्वाइड्स आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी बोल सकते हैं थैलाक्वाइड्स को हरित लवक का संरचनात्मक तत्व या इकाई के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि हम लोग वहां पे डिस्कस किए थे, क्रिस्टी को क्या माना गया था, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शनल यूनिट, वहीं पे यहाँ पे थैलाक्वाइड्स इसका क्या बना रहा है, स्ट्रक्चरल यूनिट का निर्माण कर रहा है। मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड्स इनक्लोजेज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। तो जैसे अगर इमेजिन करें ये थैलाक्वाइड्स है, तो ये थैलाक्वाइड्स का क्या हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, यानी झिल्ली हो गई इसकी। लेकिन इसके अंदर का जो खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह को क्या बोलेंगे हम लोग, ल्यूमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और समझ में आई। तो थैलाक्वाइड्स के मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस दिखता है, उस स्पेस को नाम क्या देते हैं, ल्यूमेन नाम देते हैं। यानी थैलाक्वाइड्स की झिल्ली से घिरे स्थान को ल्यूमेन कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैलाक्वाइड्स का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और कपलिंग फैक्टर। तो जब इस मेम्ब्रेन का स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको दो चीज दिखाई देगा, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मतलब वैसे पिगमेंट्स जिसका संबंध किससे है, फोटोसिंथेसिस से, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे, और अन्य भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और दूसरा क्या पाया जाता है, कपलिंग फैक्टर। जैसे कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के केस में सीखे थे कि क्रिस्टी यानी इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको नाम क्या दिया गया था, ऑक्सीसोम नाम दिया गया था। और वही ऑक्सीसोम क्या कर रहा था, एटीपी बनवा रहा था। तो वहां पे एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही थी, एटीपी के फॉर्म में। तो ठीक जब फोटोसिंथेसिस होता है तो आप सीखे होंगे फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी को ट्रैप करना पड़ता है। वो एनर्जी ट्रैप होगी, तो जब तक एनर्जी ट्रैप नहीं होगी तब तक फूड बनने वाला नहीं है। तो कोई तो पार्टिकल होगा ना जो सन से रेडिएंट एनर्जी को फिक्स कर रहा होगा, तो वहीं पे ये काम करेगा क्या, कपलिंग फैक्टर। अब इसको सीखेंगे। तो थैलाक्वाइड्स के झिल्ली में प्रकाश संश्लेषक वर्णक और कपलिंग फैक्टर पाए जाते हैं। कपलिंग फैक्टर किसमें शामिल होता है, एटीपी सिंथेसिस में। आगे बात, तो एटीपी संश्लेषण में कपलिंग कारक क्या होता है, शामिल होता है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्या क्या शामिल होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। यानी अगर इस मेम्ब्रेन को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत बड़ा करके जूम करके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे पिगमेंट समूह में नजर आएंगे एक ही साथ। तो उसी को नाम दिया गया फोटोसिस्टम। क्या नाम दिया गया, लेकिन पहले उसको क्वांटासोम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्वांटासोम। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण वर्णक में क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और जैंथोफिल शामिल होते हैं। द ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, यानी ये सभी पिगमेंट के समूह को एक साथ क्या बोलेंगे, क्वांटासोम। और क्वांटासोम को फोटोसिंथेसिस का यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस का यूनिट। यानी प्रकाश संश्लेषक वर्णकों के समूह को क्वांटासोम कहा जाता है। और एक क्वांटासोम 250 से 400 डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के मिलने से बना रहता है। मतलब 250 से 400 पिगमेंट्स को एक साथ कंबाइंड रूप में क्या बोलेंगे, क्वांटासोम बोलेंगे। नाउअडेज क्वांटासोम कॉल्ड एज फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम का दो पार्ट होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड। ये सभी नाम आपको कब हेल्प करेगा, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़िएगा तो वहां पे हेल्प करेगा। तो थैलाक्वाइड्स क्या है, बड़ी संख्या में पाई जाती हैं और चपटी हुई थैलीनुमा संरचना होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो जो स्पेस इनक्लोज करता है अंदर, उसको नाम क्या देते हैं, ल्यूमेन। और थैलाक्वाइड्स के मेम्ब्रेन में ही क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस से संबंधित पिगमेंट्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, इसके अलावा कैरोटीन और जैंथोफिल। और उन सभी पिगमेंट्स को एक साथ समूह में क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटासोम। लेकिन जिसे हम लोग क्वांटासोम अभी कह रहे हैं वो पहले के समय का नाम है। आज के समय में क्वांटासोम को क्या कहा जाता है, फोटो सिस्टम कहा जाता है। और इसके अलावा एक और फैक्टर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ मिलता है जिसको क्या नाम देते हैं, कपलिंग फैक्टर। और वो कपलिंग फैक्टर एटीपी के सिंथेसिस में मदद करती है, यानी एटीपी के संश्लेषण में भाग लेती है। अब इमेजिन कीजिए, फोटो सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। ये क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगा इसकी क्या रोल है। बस जानकारी के लिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट इज फाउंड इन द एस्ट्रोमल थैलाक्वाइड और इंटरनल ग्रेनल थैलाक्वाइड्स। यानी थैलाक्वाइड्स दो तरह का होता है, जो एस्ट्रोमा में उसको नाम क्या देंगे, एस्ट्रोमल थैलाक्वाइड्स। तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो एस्ट्रोमल थैलाक्वाइड्स या इंटर ग्रेनल थैलाक्वाइड्स में पाया जाता है। लेकिन जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है वो कहां पाया जाता है, ग्रैनुलर थैलाक्वाइड्स में।
तो हम लोग पढ़े थे ऐसे थैलाक्वाइड्स, फिर उसके बाद क्या पढ़े थे, थैलाक्वाइड्स ऐसे समूह में हो गया ना, तो इसी से ना ग्रेनम बना, नहीं बना। तो इस थैलाक्वाइड्स का